नेशनल न्यूज चैनल। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जोरदार टक्कर की वजह से हाईवा के केबिन के पर खच्चे उड़ गए हैं और तो और हाईवा चला रहा ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। वो ना तो बाहर निकल पा रहा है और ना कोई उसकी मदद कर पा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर दौसा से सामने आई, जहां नेशनल हाईवे नंबर 21 पर हाईवा ट्रक ने आगे जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में पिछले वाले हाईवा ट्रक का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने पहले तो इस ड्राइवर को खुद ही बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इस ड्राइवर को बाहर नहीं निकाल पाए। फिर मौके पर एक क्रेन को बुलाया गया और क्रेन ने ही क्षतिग्रस्त हाईवा के केबिन के दबे हुए हिस्से को खींचकर उसे बाहर निकाला, जिसके बाद इस ड्राइवर को बाहर निकाला गया और पुलिस ने उसे अपनी जीप में बिठाकर अस्पताल भिजवाया। सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 1 महीने से नीम का थाना के कई मोहल्ले में पानी की समस्या विकराल रूप अख्तियार किए हुए है। यहाँ के वार्ड नंबर 13 में 1 महीने से हालत खराब है और लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। पानी की इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि उन्होंने पीने का पानी के लिए हर जगह अर्जी लगाकर देख ली, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द पीने का पानी नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन धरना पर मजबूर हो जाएंगे। और 1 महीने से वार्ड नंबर 13 में पानी की समस्या है। अगर ये पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई तो फिर 5 तारीख को जाम लगाया जाएगा। 17 मई तक चलने वाले रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हो गई है और खास बात यह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखने को मिलने लगा है। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत के मौके पर एसपी अनिल बेनीवाल खुद सड़क पर उतरे और पुलिस मार्च का नेतृत्व करते हुए लोगों से नियम पालन करने की अपील की। किसी भी टाइप की नॉनसेंस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गाइडलाइंस में 1% भी किसी ने उसकी पालना नहीं की तो उसको सीज कर दिया जाएगा। अजमेर में भी जन अनुशासन पखवाड़े का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ व्यापारियों ने भी सरकार का साथ देने का फैसला किया है ताकि शहर में आवाजाही कम हो और कोरोना की चेन टूट सके। 3 दिन के लिए स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद करने का ऐलान दिया है, जिसमें सुबह 6 से 11 बजे तक की जो अनुमति है उस दौरान भी बाजार नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान नियम पालन करने की अपील करने के लिए बीकानेर पुलिस ने अनोखा रास्ता अपनाया। इसके तहत आईजी, एसपी और कलेक्टर के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया, जिसमें घुड़सवार दस्ते के साथ साथ मोटरसाइकिल पर भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले शामिल हुए। जैसलमेर में भी पुलिस वालों ने जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील करने के लिए मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान लोगों से सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ न तो कोई सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा है और न प्रशासन की सख्ती से सचेत हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग बेधड़क होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि 15 दिनों के लिए लागू रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान इस तरह से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में जारी नियमों के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट यानी जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोका जा रहा है तथा उनके खिलाफ चालान बनाने की कार्यवाही को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू का व्यापक असर सवाई माधोपुर के बस डिपो में देखने को मिल रहा है।
आम दिनों के मुकाबले इन दिनों यहाँ लोगों की ना के बराबर भीड़ है। हाल ये है कि सवाई माधोपुर डिपो से चलने वाली बसों की संख्या आधी हो गई है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कमी की वजह से यहाँ बसों के संचालन में कमी आई है। इस सवाई माधोपुर जिले से पहले 35 बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित हुआ करती थी, जिसके चलते जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि कई मार्गों पर यह रोडवेज बसों का संचालन हुआ करता था। लेकिन अब इन मार्गों पर रोडवेज की संख्या बेहद सीमित कर दी गई है। पाली के बाली उपखंड के कोयलाव गांव में जमा हुए इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना तो इनके चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो कर रहे हैं। बात यह है कि पाली और सिरोही जिले में चल रहे अनोप मंडल के लोगों ने कोयलाव गांव में आदिवासी लोगों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन के दौरान अनोप दास जी महाराज की लिखित पुस्तक के बारे में जानकारी दी जानी थी। इसी सम्मेलन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की गई। हालांकि पाली की पुलिस सम्मेलन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी और महामारी एक्ट के तहत सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस सम्मेलन को लेकर एक और खास बात सामने आ रही है। इस मंडल के लोग कोरोना महामारी जैसी बीमारी को भगवान का प्रकोप मान रहे हैं और लोगों से इंजेक्शन के साथ साथ मास्क न लगाने की भी अपील की जा रही है। कोरोना की वजह से पूरा देश मुश्किल में है। एक तरफ जहां इस वायरस से जंग में हजारों लाखों लोग मिलकर साथ लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे कमाई और लूट का जरिया बना लिया है। जालौर से भी लूट की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ के सांचौर का एक निजी अस्पताल कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को खुलेआम लूट रहा है। केबी लाल नाम के इस निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों से बेड के नाम पर रोजाना 20 से 30 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। और तो और जब परिजन इस चार्ज का बिल मांगते हैं तो उन्हें धमकी देकर भगा दिया जाता है। कोरोना महामारी में बीलाल हॉस्पिटल सांचौर द्वारा मरीजों को, जो कोविड के मरीज है, उनसे प्रतिदिन 20,000 रुपये बेड चार्ज के रूप में लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बीलाल हॉस्पिटल द्वारा लूट मचा रखी है। मेरे रिश्तेदार को मैंने 5 दिन एडमिट रखा, उसके बदले में ऑक्सीजन और दवाइयों के अलग जिसका नकद पेमेंट किया, बेड चार्ज के रूप में प्रतिदिन 20,000 रुपये के हिसाब से वसूल किए गए। इस तरह से कोरोना महामारी में भयंकर लूटपाट बीलाल हॉस्पिटल द्वारा मचाई जा रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। ये मौत का सामान है। छू जाए या इसकी गंध फेफड़े में उतर जाए तो कोरोना का संक्रमण पक्का। झुंझुनू के सबसे बड़े बीडी के अस्पताल के इस कचरे के डिब्बे में जो कचरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो कचरा है जो कोविड वार्ड से निकला है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जिस पीपीई किट, ग्लव्स और दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है, कोरोना मरीजों ने दवाई खाने के बाद जो रैपर छोड़ा है उसे ही इस कचरे के डिब्बे में फेंका गया है। खास बात यह है कि कचरे का डिब्बा भर जाने के बाद इसमें से कचरा निकलकर बाहर बिखर गया है और ये आसपास से गुजर रहे लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। आम आदमी से लेकर अस्पताल प्रशासन तक हर कोई जानता है कोरोना महामारी छूने और गंध से फैलती है। मतलब साफ है, अगर इस कचरे की गंध किसी के फेफड़े तक पहुंच जाए या फिर ये कचरा किसी के शरीर से छू जाए तो फिर उसके लिए संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अस्पताल प्रशासन की ये लापरवाही अस्पताल आने वालों के लिए खतरनाक बनी हुई है। अगर जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटाया नहीं गया तो फिर यहाँ कोरोना विस्फोट हो सकता है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल प्रशासन की फिर से लापरवाही सामने आने लगी है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों के वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल परिसर का पानी बहकर कोरोना वार्ड तक पहुँच रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्टाफ रूम तक में कचरों का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसी स्टाफ रूम के दोनों तरफ कोविड-19 वार्ड हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं।
कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए उनके वार्ड में साफ सफाई की बहुत जरूरत है, लेकिन उनके पास ही कचरों का जो अंबार लगा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता क्यों जा रहा है। अस्पताल परिसर में इस तरह गंदगी और अव्यवस्था को लेकर मरीज और उनके तीमारदार से लेकर स्टाफ तक सब अस्पताल प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि नींद से ना जागते हैं और ना कोई यहाँ भी सुध लेता है। सीकर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ताज्जुब की बात यह है कि इस बार सीकर जिले में जितने मरीज शहरों में हैं, उससे दोगुने केस गाँव में हैं। दरअसल गाँव में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो वो मास्क लगा रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में भी गाँव में लोग जगह जगह ताश पत्ती खेलते देखे जा सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायत मिल रही है, हम रैंडमली चेक कर रहे हैं। पुलिस की पहुंच से दूर होने की वजह से गांव में लापरवाही बढ़ती जा रही है और बढ़ती लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीकर जिले के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां शहरों के मुकाबले गांव में दोगुने कोरोना के मरीज हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में लापरवाही लगातार जारी है। पुलिस जब पहुंचती है तो लोग घरों के अंदर और पुलिस के जाते ही वापस वही ताश पत्ती और अन्य काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर समय रहते व्यवस्थाएं नहीं बदली तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये कोटा विश्वविद्यालय का कोविड-19 सेंटर है, जहां संकट की इस घड़ी में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए नवाचार का सहारा लिया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना मरीज सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। खास बात यह है कि कोरोना मरीजों के लिए यहाँ ऑक्सीजन और दवा के साथ साथ भोजन की तो पूरी व्यवस्था है ही। इसके अलावा इन मरीजों को टीवी देखने, इंडोर गेम्स खेलने, धार्मिक मोटिवेशन की ऑडियो सुनने के साथ साथ पढ़ने की किताबें भी मिल जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सबकी व्यवस्था अच्छी है और यहाँ का अच्छे व्यवहार भी यहाँ के लोगों का अच्छा है। आपको अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से सब लोगों ने। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सीकर जिले के लिए राहत की खबर है। ऑक्सीजन का संकट दूर करने के लिए यहाँ के भामाशाह व्यापारी और आमजन आगे आए हैं और ये साथ बरकरार रहा तो अगले 1 महीने में यहाँ ऑक्सीजन का संकट दूर हो सकता है। दरअसल सीकर में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से सीकर को ऑक्सीजन के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर रहना पड़ता है और जब उन जिलों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर सीकर के लिए आवंटित ऑक्सीजन में कटौती हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीकर में ही 3 अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब यहाँ प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीकर में 3 प्लांट बनने से जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। जिला कलेक्टर का कहना है कि जानकी देवी बजाज ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट दान करने की घोषणा की गई है। ये प्लांट सावली में लगेगा। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में 98 लाख रुपए की लागत से सरकार ने भी एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है। यहाँ सिलेंडर भरने के लिए भी एक ऑक्सीजन लगेगा, जिसके लिए भामाशाह व्यापारियों ने 2.5 करोड़ रुपए का प्लान बनाया है। तो शिक्षा संस्थान जो हैं, जिन निजी शिक्षा संस्थान हैं, व्यापारीगण हैं, उद्योगपति हैं, सभी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ है। जो एक राशि जो हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उनसे सहयोग प्राप्त करने की अपील की थी। साथ ही साथ और भी ऐसे कई उपकरण हैं, चिकित्सकीय उपकरण हैं, जिनकी आवश्यकता हमें लगातार बनी रहेगी और उसके लिए भी मैं जिले के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ। अब 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। असम में बीजेपी की जीत पर समर्थकों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। असम में बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बीजेपी ने यहां 126 सीटों में से 76 पर जीत हासिल की, जिसकी खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आई। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश की वजह से सड़कों पर जीत का जश्न तो नहीं दिखा, लेकिन गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई।
सामने आई तस्वीरों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई देते दिखे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी दोबारा मौका देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। सब जनता की जो आशीर्वाद सहयोग की वजह से हुआ है। इससे पहले वो डिब्रूगढ़ में मतगणना वाली जगह पर भी पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के हाथों पर होम क्वारंटीन होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम करने के लिए बीएमसी यहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसकी एक झलक मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भी देखने को मिली। यहां ट्रेन से उतरे यात्रियों के हाथ पर बीएमसी के कर्मचारी स्टैंप लगाते नजर आए, जिसका मतलब ये है कि दूसरे राज्यों से मुंबई पहुंचे इन यात्रियों को अगले 14 दिन घर में ही क्वारंटीन रहना होगा। नियम का पालन करेंगी आप? वहीं इस ठप्पे के साथ यात्रियों के हाथ पर बकायदा काले मार्कर से तारीख भी लिखी जा रही है, ताकि कोई हाथ में लगे स्टैंप को पुराना बताकर नियम का उल्लंघन न करे। क्यों लिखी जाती है? ताकि ये 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे। इतना ही नहीं, स्टेशन पर ही लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट होने का भी इंतजाम है, जिसमें पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को घर न भेजकर एम्बुलेंस से क्वारंटीन सेंटर रवाना कर दिया जा रहा है। जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है हम उसको एमसीएमसीआर शिफ्ट करते हैं और 17 डेज के लिए क्वारंटाइन करते हैं। इसी तरह उत्तराखंड, केरल, पंजाब, राजस्थान, असम, गोवा जैसे राज्यों से मुंबई पहुंच रहे लोगों को रेलवे स्टेशन पर कतार में खड़ा करके ये प्रक्रिया निभाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाले ने बीच सड़क पर हवाई फायरिंग कर दी। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी में बैठे 2 पुलिस वालों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद काफी देर तक तीनों के बीच बहसबाजी हुई और गुस्साए पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवार को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। जब ऐसा करने में उन्हें मुश्किल हुई तो उनमें से एक ने हवा में 2 बार फायरिंग कर दी। इतने के बाद भी जब वो आदमी उनके साथ बैठने के लिए राजी नहीं हुआ तो वो पुलिस वाले मारपीट पर उतारू हो गए। शोर शराबा सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक शख्स ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वाले खाकी का रौब दिखाने से नहीं चुके। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ गरीबी का रोना। ऐसे में मास्क वाली दीदी उन गरीबों के लिए कोरोना काल में रक्षक बन गई हैं, जिनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जब मास्क वाली दीदी गरीब बच्चों को मास्क लगाती हैं, तो उनके चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है। दरअसल मेरठ की मलिन बस्तियों में जनहित फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। जैसे ही मास्क वाली दीदी इन बस्तियों में पहुंचती हैं, वहां पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गोल घेर बन जाते हैं और उसके बाद इस गोल घेरे में खड़े होकर बच्चों को मास्क वितरित किया जाता है। मलिन बस्ती में क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है, उनको जागरूकता नहीं है, वो मास्क उनके पास इतना पैसा नहीं है मास्क खरीद पाए। मुझे लगता है वो वाकई में ऐसे तबका है जहाँ पर कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों को हम समय समय पर हाथ धोना, ये सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और मास्क भी वितरित कर रहे हैं। मास्क वाली दीदी का वितरण सिर्फ मलिन बस्तियों तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क मास्क वितरण कर चुकी हैं। साथ ही नगर निगम की टीम को भी हजारों मास्क दे चुकी हैं। फाउंडेशन की निदेशिका का कहना है कि कोरोना काल में निःशुल्क मास्क से किसी का जीवन बच सकता है, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। संगम नगरी प्रयागराज में महज 4 साल की एक मासूम बच्ची खास अंदाज में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। ये बच्ची अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन कोरोना के गीतों पर बेहतरीन डांस कर लोगों से हाथ जोड़कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करती है। डांस के दौरान कई बार वो सैनिटाइजर और मास्क दिखाकर लोगों से इनका इस्तेमाल कर महामारी से बचने की नसीहत देती है। मासूम परिधि ने अब तक कोरोना पर आधारित करीब दर्जन भर गानों पर डांस आइटम्स तैयार किए हैं। बच्ची के पिता भी लोगों को कोरोना से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। देना चाहते हो कि सैनिटाइजर करें, मास्क पहने, चीजें दूर रखे और ख्याल रखे सबका और ध्यान और योगा करें और सबसे दूर रहें और हाथ मिलाना
गले लगाना थोड़ा कम करें। मासूम परिधि के वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ खूब पसंद किए जा रहे हैं, लोग भी इस बच्ची की अपील पर अमल करने का संकल्प ले रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को पुलिस की सख्ती के बाद अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 4 दिन पहले अपनी संसद की तरफ से कूच करने के बाद इस बार सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सीधे राष्ट्रपति को ही अपने निशाने पर ले लिया और राजधानी बोगोता के एक बेहद पॉश इलाके में मौजूद उनके निजी आवास पर धावा बोलने निकल पड़े। टैक्स बढ़ाने की बात पर भड़के लोग जोरदार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते दिखे। कुछ जगह तो प्रदर्शनकारी पुलिस को उकसाते भी नजर आए, लेकिन फिर पुलिस ऐसे एक्शन में आई कि उसने ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। मौके पर इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया, सामने नजर आना ही बंद हो गया। दम घुटने लगा तो प्रदर्शनकारी भी अपनी मांग को भूल गए और भाग खड़े हुए। असल में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कोरोना काल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त से निकालने के लिए टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन वहां जनता इस बात पर आग बबूला है कि महामारी में वैसे ही उनके खाने पे लाले पड़े हैं और सरकार है कि उनकी जेबों पर डाका डालने पर तुली है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स के एक पार्क में कोरोना नियम तोड़कर पार्टी कर रहे लोगों को पुलिस भगाने पहुंची तो जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान ये पार्क किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गया, क्योंकि एक तरफ बेकाबू हो रही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो दूसरी ओर से पार्टी करने आए लोगों ने पुलिस पर धुएं के गोलों की बरसात कर दी। भीड़ को हिंसक होता देख हाथों में शील्ड पकड़े खड़ी पुलिस की टीम धीरे धीरे पीछे की ओर चलती नजर आई। इस बीच एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे जमीन पर गिराकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन लगातार हावी हो रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आखिरकार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद पार्टी करने आए लोग वहां से उल्टे पांव भागते नजर आए। इस भिड़ंत में कई लोग जख्मी हुए, जबकि कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले इजराइल में एक धार्मिक कार्यक्रम में 45 लोगों की दर्दनाक मौत के अगले ही दिन यरूशलेम के एक मशहूर गिरजाघर में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने धूमधाम से होली फायर की रस्म मनाई। मान्यता है कि हर साल ऑर्थोडॉक्स ईस्टर से एक दिन पहले गिरजाघर में चमत्कार होता है और वहां मौजूद ईसा मसीह की कब्र से अचानक एक लौ निकलती है, जो कि सूली पर चढ़ने के बाद उनके प्रकट होने की निशानी है। ऐसे में जिस चर्च के बारे में कहा जाता है कि वहां 2000 साल पहले ईसा मसीह को दफनाया गया था, वहां होली फायर की रस्म का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुट गए। यहाँ ऐसी भीड़ थी कि गिरजाघर में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। लोगों के अंदर आस्था ऐसे हिलोरे मारती दिखी कि कुछ तो दूसरों के कंधे पर चढ़कर भजन कीर्तन करते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद श्रद्धालुओं की भक्ति चरम पर पहुंच गई। जैसे ही पादरी कब्र के अंदर से एक मोमबत्ती जलाकर बाहर लाए, लोगों में उससे अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाने की होड़ मच गई। पिछले साल कोरोना के कारण पाबंदियां थी, इसलिए लोगों को इस रस्म को निभाने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार जब बंदिशें हटी तो लोग भारी तादाद में चर्च पहुंच गए। खास बात यह है कि इजराइल में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की ये परंपरा 1200 साल पुरानी है, जो पिछले साल कोरोना की संकट की वजह से सिर्फ धार्मिक रस्म तक सीमित थी। वहां महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटाए जाने के बाद इस बार काफी संख्या में लोग शामिल हुए।